बाहर से जो चीज एकदम परफेक्ट तस्वीर जैसी दिखती है ना, अक्सर उसके पीछे एक बहुत भयानक सच छुपा होता है। बिल्कुल। जरा उस दृश्य की कल्पना कीजिए। मेघालय की बेहद खूबसूरत वादियां, चारों तरफ छाई हुई गहरी धुंध, ऊंचे पहाड़, और वहां अपना हनीमून बनाने आया एक नया नवेला जोड़ा। सुनने में तो किसी रोमांटिक फिल्म की सीन जैसा लगता है। हाँ, पहली नजर में तो यही लगता है। लेकिन क्या हो अगर ये खूबसूरत ट्रिप अचानक एक खौफनाक मर्डर मिस्ट्री में तब्दील हो जाए। मेघालय के जंगलों में एक 100 फुट गहरी खाई और एक ऐसा हनीमून जिससे दूल्हा कभी लौटकर नहीं आया। ये ये सच में रूह कपा देने वाला है। मतलब जब हम किसी जघन्य अपराध या हत्या के बारे में सोचते हैं, तो आमतौर पर हमारे दिमाग में कोई सुनसान गली, रात का अंधेरा या कोई पुरानी दुश्मनी आती है। सही कहा। लेकिन मेघालय का ये जो हनीमून मर्डर केस है ना, ये इंसानी फितरत के उस स्याह पहलू को उजागर करता है जहां प्यार, शादी और पवित्रता के नकाब के पीछे एक बेहद ठंडी और सोची समझी साजिश रची जा रही थी। और आज के इस गहरे विश्लेषण में हम इसी साजिश की तह तक जाने वाले हैं। इस पूरे मामले को समझने के लिए हमने पुलिस रिपोर्ट्स, 790 पन्नों की भारी भरकम चार्जशीट, चश्मदीदों के बयानों और एनडीटीवी, हिंदुस्तान टाइम्स और एबीपी न्यूज़ जैसे कई प्रतिष्ठित आर्टिकल्स को खंगाला है। हाँ, और इन सारे दस्तावेजों से जो सच छन कर बाहर आता है, वो किसी को भी अंदर तक हिला सकता है। बिल्कुल। हमारा मकसद इस चर्चा में सिर्फ ये जानना नहीं है कि कत्ल किसने किया, बल्कि इस पूरे घटनाक्रम की उस खौफनाक टाइमलाइन को समझना है। कैसे एक पत्नी ने अपने प्रेमी और कॉन्ट्रैक्ट किलर्स के साथ मिलकर अपने ही पति की हत्या का ताना-बाना बुना। और ये भी कि कैसे पुलिस ने मेघालय के दुर्गम जंगलों और खराब मौसम के बावजूद इस बेहद उलझे हुए केस को सुलझाया, क्योंकि इस केस की सबसे दिलचस्प बात यही है कि अपराध को अंजाम देने का तरीका जितना शातिर था, उसे पकड़ने के लिए पुलिस ने जिस फोरेंसिक और डिजिटल तकनीक का इस्तेमाल किया, वो भी उतना ही हैरान करने वाला है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस टाइमलाइन की शुरुआत करते हैं। इस हनीमून के भयानक अंत को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। शादी के वक्त। हाँ, 11 मई 2025 को मध्य प्रदेश के इंदौर में 29 साल के राजा रघुवंशी और 25 साल की सोनम की अरेंज मैरिज होती है। शादी के कुछ ही दिन बाद, मतलब 20 मई को ये दोनों हनीमून के लिए निकलते हैं। और उनका रूट भी एकदम सामान्य टूरिस्ट वाला ही था। हाँ, वे बेंगलुरु होते हुए गुवाहाटी पहुंचते हैं, वहां कामाख्या मंदिर के दर्शन करते हैं और फिर 21 मई को शिलोंग पहुंचते हैं। दिखने में तो यहाँ तक सब सामान्य लगता है, लेकिन दस्तावेजों को गहराई से देखने पर एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग नजर आता है। अच्छा, वो क्या? इस पूरे ट्रिप के लिए जो फ्लाइट और ट्रेन के टिकट बुक किए गए थे ना, वो सिर्फ वन वे टिकट थे, यानी एक तरफ के टिकट। वापसी का कोई टिकट था ही नहीं। रुकिए एक मिनट। वन वे टिकट, मतलब साजिशकर्ताओं को इस बात का इतना ओवर कॉन्फिडेंस था कि उन्होंने सिर्फ दिखावे के लिए भी एक फर्जी रिटर्न टिकट बुक करना जरूरी नहीं समझा। बिल्कुल। ये तो एक बहुत बड़ी और मतलब बेवकूफ़ी भरी गलती लगती है। कोई हनीमून पे जा रहा है और लौटने का प्लान ही नहीं है। ये बेवकूफी से ज्यादा एक बहुत ही कैलकुलेटेड मनोवैज्ञानिक संकेत है। मतलब जब कोई अपराधी इतना पक्का होता है कि उस ट्रिप से दो लोग वापस नहीं लौटेंगे, तो वो वापसी की टिकट पर पैसे खर्च नहीं करता। बाप रे। ये साफ बताता है कि ये कोई अचानक हुआ हादसा नहीं था। पुलिस रिपोर्ट्स के मुताबिक शादी से पहले ही सोनम ने अपनी मां को धमकी दी थी। क्या कहा था उसने? उसने कहा था कि अगर मेरी शादी कराई तो देखना मैं क्या करूंगी। मतलब नींव पहले ही रखी जा चुकी थी। हाँ, दरअसल सोनम का राज कुशवाहा नाम के एक शख्स के साथ अफेयर था। और ये राज कोई अजनबी नहीं था, बल्कि सोनम के सगे भाई की ही कंपनी में काम करता था। ओह, तो घर के करीब का ही इंसान था। बिल्कुल। इन दोनों ने मिलकर एक बहुत ही गहरी प्लानिंग की। ट्रिप शुरू होने से बहुत पहले ही राज कुशवाहा ने इंदौर में 3 बर्नर फोन खरीदे थे। बर्नर फोन मतलब वो फोन जिन्हें अपराधी सिर्फ एक खास काम के लिए इस्तेमाल करते हैं और फिर नष्ट कर देते हैं। सही कहा। लेकिन अब क्या इन्हें खरीदना इतना आसान है? आजकल तो आईडी वगैरह लगती है ना। आसान तो नहीं है, इसीलिए राज ने एक, कह सकते हैं, डिजिटल स्मोक स्क्रीन खड़ी करने की कोशिश की। मतलब? उसने ये फोन अपने नाम पर नहीं, बल्कि आनंद कुर्मी नाम के एक अन्य आरोपी के आईडी कार्ड का इस्तेमाल करके खरीदे थे। अच्छा, ताकि पहचान छुपाई जा सके। हाँ, ताकि अगर कभी पुलिस इलेक्ट्रॉनिक सर्वेलेंस के जरिए उन फोन्स तक पहुंचे भी, तो उनके रडार पर
आनंद कुर्मी आए, राज या सोनम का नाम कहीं ना आए। ये तो सच में हैरान करने वाला है। मैं इस मानसिकता को समझने की कोशिश कर रहा हूँ। ये बिल्कुल किसी फिल्म के उस खौफनाक डायरेक्टर की तरह है जो एक्टर्स के सेट पर आने से पहले ही खंजर और खून का इंतजाम कर चुका हो। बिल्कुल सटीक उदाहरण है। मतलब शादी के फेरों से पहले ही मर्डर के हथियारों, बर्नर फोन्स और वन वे टिकट का इंतजाम करना, क्या ये एक साधारण आपराधिक मानसिकता है? ये तो पूरी तरह से एक कोल्ड ब्लडेड प्लानिंग है। हाँ, क्रिमिनल साइकोलॉजी में इसे प्रीमेडिटेशन कहते हैं। इसमें गुस्से या अचानक आए किसी आवेग का कोई रोल नहीं था। और जब साजिश इतनी बारीकी से रची गई हो तो उसे अंजाम देने के जो मौके तलाशे गए वे इस कहानी को और भी ज्यादा खौफनाक बना देते हैं। तो फिर उस दिन पर आते हैं जब ये खूनी खेल शुरू हुआ। 22 मई को ये कपल मेघालय के मावलखियात गांव पहुंचता है। वहां से वे 3000 सीढ़ियां उतरकर नोंगियाट के मशहूर लिविंग रूट ब्रिज तक जाते हैं। 3000 सीढ़ियां उतरना और फिर चढ़ना, ये शारीरिक रूप से काफी थका देने वाला होता है। बिल्कुल होता है। वे वहां एक होमस्टे में रात बिताते हैं। लेकिन चार्जशीट के पन्ने यहाँ एक ऐसी बात बताते हैं जिस पर यकीन करना मुश्किल है। मैंने पढ़ा कि राजा की हत्या पहली बार में नहीं हुई थी, बल्कि 3 नाकाम कोशिशें की गई थी। जी हाँ, और यही बात इस केस को मनोवैज्ञानिक रूप से बहुत भारी बनाती है, क्योंकि हत्यारों के लिए सबसे बड़ी चुनौती अक्सर किसी को मारना नहीं, बल्कि उसकी लाश को ठिकाने लगाना होता है ताकि कोई सुराग न मिले। सही बात है। तो पहली कोशिश कहाँ हुई? उनकी पहली कोशिश गुवाहाटी में हुई थी, लेकिन शायद भीड़-भाड़ या सही जगह न मिलने की वजह से वो प्लान टल गया। दूसरी कोशिश उसी नोंगियाट गांव में हुई जहां वे 3000 सीढ़ियां उतर कर गए थे। तो वहां क्यों नहीं मारा? वो जगह बेहद सुनसान तो थी, लेकिन वहां उन्हें लाश छुपाने की कोई सुरक्षित जगह नहीं मिली। और फिर तीसरी बार मावलखियात और वे सामडोंग फॉल्स के बीच के रास्ते में मौका तलाशा गया, जब राजा शौच के ले गया था। मैं इस बात की कल्पना करके ही सिहर रहा हूँ। जरा सोचिए उस इंसान की स्थिति जो लगातार कई दिनों तक अपने ही पति के साथ घूम रही है, उसके साथ तस्वीरें खिंचवा रही है, एक ही कमरे में सो रही है। हाँ, हनीमून के खुशनुमा पलों का नाटक करते हुए। और इस पूरे वक्त उसके दिमाग में सिर्फ ये चल रहा है कि इसे कैसे और कहाँ मारा जाए। एक बार मर्डर फेल हुआ, दूसरी बार फेल हुआ, तीसरी बार फेल हुआ, और आप फिर भी सामान्य होने का नाटक कर रहे हैं। और अपने ही पति के पीछे पीछे 3 कॉन्ट्रैक्ट किलर्स को लेकर घूमना, ये मनोवैज्ञानिक स्तर पर कितना डरावना है। यही वो बिंदु है जहां इंसानियत पूरी तरह से खत्म हो जाती है। ये किसी डरावने सपने जैसा है जहां कातिल आपके साथ खाना खा रहा है और आपके पीछे 3 मौत के साए चल रहे हैं। और फिर आता है 23 मई की सुबह 10 बजे का वो वक्त। यहाँ पर एक लोकल टूर गाइड अल्बर्ट पडे, उनकी गवाही पूरी कहानी का रुख बदल देती है। हाँ, एल्बर्ट पडे की नज़र इस कपल पर पड़ी थी। उसने देखा कि राजा के साथ 3 अन्य लोग भी हैं जो हिंदी बोल रहे हैं। और सबसे अजीब बात ये थी कि सोनम अपने पति और उन 3 लोगों से काफी पीछे चल रही थी। वो कथित तौर पर थकने का नाटक कर रही थी, ताकि राजा और उसके बीच एक सुरक्षित दूरी बनी रहे। बिल्कुल। और तभी उस शांत धुंध भरे जंगल में एक आवाज गूंजी। सोनम ने चिल्लाकर कहा, मार डालो इसे। बाप रे, एक पत्नी अपने ही पति के लिए कह रही है मार डालो उसे। हाँ, और अंततः सौरा के वेई साओडोंग फॉल्स के पास राजा की हत्या कर दी गई। और चार्जशीट के मुताबिक हत्या का हथियार कोई साधारण चाकू या पिस्तौल नहीं था, बल्कि पेड़ काटने वाली एक भारी कुल्हाड़ी थी। कुल्हाड़ी? मतलब कुल्हाड़ी का इस्तेमाल तो ये दर्शाता है कि हत्यारे कोई जोखिम नहीं लेना चाहते थे। एकदम सही। वे ये सुनिश्चित करना चाहते थे कि राजा के बचने की 1% भी गुंजाइश न रहे। कुल्हाड़ी से वार करने में जो शारीरिक ताकत और बर्बरता लगती है, वो दिखाती है कि उस पल वहां कितनी नफरत रही होगी। कत्ल तो हो गया, लेकिन असली चुनौती अब शुरू होती है इस पूरी वारदात को छुपाना और एक झूठी कहानी गढ़ना। 23 मई को ही दोपहर 1:43 पर कत्ल के कुछ ही देर बाद सोनम अपनी सास को फोन करती है। और वो फोन कॉल इस पूरी साजिश को छुपाने का एक बहुत अहम हिस्सा था। सोनम अपनी सास से बिल्कुल सामान्य और शांत आवाज में बात करती है। वो बताती है कि उसने आज व्रत रखा है। ये विरोधाभास देखिए।
एक तरफ एक इंसान का बेरहमी से कत्ल किया जा चुका है, उसके खून से सने हाथ शायद अभी सूखे भी नहीं होंगे, और दूसरी तरफ वो फोन पर एक संस्कारी बहू की तरह व्रत रखने का नाटक कर रही है। हाँ, ताकि परिवार को लगे कि सब ठीक है। और कमाल की बात देखिए, उस फोन कॉल के ठीक बाद राजा और सोनम दोनों के फोन हमेशा के लिए बंद हो जाते हैं। ये कातिलों की एक सोची समझी चाल थी, सास को फोन करके ये जताना कि सब कुछ सामान्य है, ताकि परिवार वालों को कम से कम अगले 24 से 48 घंटे तक कोई शक ना हो, ताकि उन्हें भागने का वक्त मिल जाए। बिल्कुल। इस बीच कातिलों को मेघालय से बाहर निकलने का पूरा समय मिल गया। इसके बाद पुलिस को एक किराए का स्कूटर सड़क किनारे लावारिस मिलता है, जिसमें चाबी लगी हुई थी, ताकि ऐसा लगे कि वो कहीं गुम हो गए हैं या कोई हादसा हो गया है। फिर 24 मई को राजा के भाई विपिन को जब कुछ अंदेशा होता है तो वे गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराते हैं। और फिर शुरू होती है पुलिस और एनडीआरएफ की एक विशाल तलाश। हाँ, और उस इलाके की भौगोलिक स्थिति को समझना जरूरी है। मेघालय के उस हिस्से में गहरी खाइयां हैं, घने जंगल हैं, और अक्सर वहां इतनी गहरी धुंध होती है कि 10 कदम दूर देखना मुश्किल होता है। ऐसी जगह पे मैनुअल सर्च लगभग नामुमकिन थी। तो ऐसे में पुलिस ने लाश कैसे ढूंढी? यहीं पर एनडीआरएफ के ड्रोन्स काम आए। खराब मौसम के बावजूद इन ड्रोन्स ने लगातार कई दिनों तक तलाश की, और 2 जून को एक ड्रोन ने 100 फुट गहरी खाई में कुछ देखा। वो राजा की लाश थी। हाँ, बुरी तरह सड़ चुकी लाश। उसकी पहचान उसके हाथ पर बने राजा नाम के टैटू और उसकी स्मार्ट वॉच से हुई। और क्राइम सीन से जो चीजें मिली, वही खून से सनी कुल्हाड़ी, एक ब्लैक रेनकोट, एक महिला की सफेद शर्ट और एक मोबाइल के टूटे हुए टुकड़े। ये सब तो फिजिकल सबूत थे। नहीं, बल्कि सोहरा के एक होमस्टे में मिला था। आप उस सूटकेस की बात कर रहे हैं ना? बिल्कुल, ये वो सुराग था जिसने पुलिस का नजरिया पूरी तरह से बदल दिया। पुलिस को पता चला कि सोहरा के एक होमस्टे में सोनम और राजा ने बिना बुकिंग के अपना एक सूटकेस छोड़ा था। और जब पुलिस ने उसे खोला तो उसमें क्या था? उसमें सोनम का मंगलसूत्र और एक अंगूठी मिली। इस बात में जो एक गहरा विरोधाभास है, वो किसी को भी चौंका सकता है। मेरा मतलब है, एक पवित्र धागा जिसे मंगलसूत्र कहते हैं, वही मंगलसूत्र एक सूटकेस में लावारिस पड़ा हुआ इस पूरे अपराध की गुत्थी सुलझाने का सबसे बड़ा धागा बन गया। सच में पुलिस महानिदेशक ने खुद माना कि इस मंगलसूत्र ने जांच की दिशा बदल दी। सोचिए, एक नई नवेली दुल्हन जो हनीमून पर गई हो, वो अपना मंगलसूत्र इस तरह लावारिस सूटकेस में क्यों छोड़ेगी? जाहिर सी बात है, अगर कोई हादसा होता या कोई उन्हें किडनैप करता तो वो गहने पहनकर ही जाते या लूट लिए जाते। हम कोई पीड़ित नहीं है, बल्कि वो खुद इस खेल का एक अहम हिस्सा है। ये किसी परफेक्ट प्लानिंग में आए एक छोटे से ग्लिच की तरह था, एक ऐसी गलती जिसने उनकी पूरी साजिश की पोल खोल दी। हाँ, अब पुलिस के सामने तस्वीर काफी साफ थी। लाश मिल गई थी, मर्डर वेपन सामने था, मोटिव समझ में आ रहा था। लेकिन असली मास्टरमाइंड यानी सोनम और उसके 3 कॉन्ट्रैक्ट किलर्स आकाश, विशाल और आनंद, वे अब भी गायब थे। तो पुलिस ने उन्हें कैसे पकड़ा? क्योंकि उन्होंने तो अपने सारे निशान मिटा दिए थे ना। हत्या के बाद वे चारों वापस गुवाहाटी गए। वहां से वे सब अलग अलग दिशाओं में निकल गए, और उन्होंने सबसे समझदारी का काम ये किया कि सारे बर्नर फोन्स और सिम कार्ड्स नष्ट कर दिए, ताकि उन्हें कोई ट्रैक ना कर सके। उन्हें पूरा यकीन था कि अब कोई तकनीक उन्हें नहीं पकड़ सकते। लेकिन 8 और 9 जून की दरमियानी रात को उत्तर प्रदेश के गाजीपुर के पास सोनम ने एक छोटी सी पर बहुत भारी गलती कर दी। क्या गलती? उसने किसी रिश्तेदार का नंबर देखने के लिए सिर्फ कुछ पलों के लिए अपना फोन ऑन किया। 1 मिनट में यही समझना चाहता हूँ, अगर उसने सिम कार्ड फेंक दिया था तो पुलिस उसे कैसे ट्रैक कर पाई? बिना सिम कार्ड के फोन कैसे पुलिस के रडार पर आ गया? इसे ऐसे समझिए, हर मोबाइल फोन का एक यूनिक IMEI नंबर होता है। ये फोन के हार्डवेयर की पहचान है, सिम कार्ड की नहीं। मतलब सिम हो या ना हो, फोन की अपनी पहचान होती है। बिल्कुल। पुलिस सोनम के फोन के IMEI नंबर को पहले से ही सर्वेलेंस पर रखकर बैठी थी। जैसे ही सोनम ने वो फोन ऑन किया, उस फोन के हार्डवेयर ने नजदीकी सेल टावर के साथ एक इलेक्ट्रॉनिक हैंडशेक किया। ओ, मतलब फोन ने टावर को बता दिया कि मैं यहाँ हूँ। हाँ, इमरजेंसी नेटवर्क के लिए फोन टावर से जुड़ता ही है, और उसी 1 मिलीसेकंड में मेघालय और मध्य प्रदेश पुलिस के सर्वेलेंस सिस्टम पर एक अलर्ट आ गया। जरा इस बात की गहराई को समझिए। कॉन्ट्रैक्ट किलर्स का इंतजाम, बर्नर फोन्स, फर्जी आईडी का इस्तेमाल और राज्यों की सीमाएं पार करने वाली इतनी शातिर प्लानिंग। लेकिन यह सब सिर्फ एक बार फोन ऑन करने की उस छोटी सी गलती के सामने ताश के पत्तों की तरह ढह गया। रात के करीब 1 बजे का समय था। पुलिस ने तुरंत गाजीपुर में लोकल अथॉरिटीज को अलर्ट किया। और फिर
सोनम गाजीपुर के काशी ढाबा पर बदहवास हालत में मिली। उसने ढाबा मालिक से मोबाइल मांगा ताकि वो अपने भाई को फोन कर सके। ढाबा मालिक को रात के उस वक्त एक अकेली महिला को देखकर शक हुआ। और वहीं से गिरफ्तारी हो गई। बिल्कुल। इसके बाद डिजिटल ट्रेल्स और पूछताछ के आधार पर बाकी आरोपी भी पकड़े गए। आकाश ललितपुर से पकड़ा गया, विशाल और राज कुशवाहा इंदौर से और आनंद सागर से। और पुलिस ने फिर 6 सितंबर 2025 को इन 5 आरोपियों के खिलाफ 790 पन्नों की चार्जशीट दायर की। 790 पन्ने, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है। हाँ, ये सबूत है कि पुलिस ने हर एक टूटे हुए ताल को, हर एक लोकेशन पिंग को कितनी बारीकी से जोड़ा है। लेकिन सबसे दिलचस्प पहलू तो भी बाकी है। जब ये सभी सलाखों के पीछे पहुंच गए तो एक अजीब सा ब्लेम गेम शुरू हो गया। कोई अपनी जिम्मेदारी नहीं ले रहा। बिल्कुल। सोनम के पिता आज भी कह रहे हैं कि उनकी बेटी का अपहरण हुआ था, जबकि सोनम का सगा भाई राजा के परिवार से माफी मांग रहा है और चाहता है कि उसकी बहन को सजा मिले। और उससे भी बड़ा विरोधाभास तो सोनम और राज कुशवाहा के बीच है। गिरफ्तारी के बाद सोनम लगातार दावा कर रही है कि असली मास्टरमाइंड राज कुशवाहा है, कि कॉन्ट्रैक्ट किलर्स का इंतजाम राज ने किया। हाँ, और राज कुशवाहा कह रहा है कि सारी योजना सोनम के दिमाग की उपज थी। वो तो बस प्यार में अंधा होकर उसका मोहरा बन गया। दोनों एक दूसरे को फंसा रहे हैं। ये एक बहुत ही क्लासिक क्रिमिनल बिहेवियर है। जब तक साजिश चल रही थी तब तक साथ थे, कानून का फंदा कसा तो वफादारी हवा हो गई। बिल्कुल। इस पूरे केस से हमें समझ आता है कि आज के दौर में फॉरेंसिक साइंस, डिजिटल सर्विलेंस और एक टूर गाइड की छोटी सी गवाही मिलकर बड़े से बड़े अपराध का पर्दाफाश कर सकते हैं। इंसान झूठ बोल सकता है, लेकिन डिजिटल फुटप्रिंट्स कभी झूठ नहीं बोलते। सही कहा। इस पूरे विश्लेषण को खत्म करते हुए एक बहुत ही उलझा हुआ सवाल सामने आता है जिस पर विचार किया जाना चाहिए। वो क्या? देखिए, पुलिस की 790 पन्नों की चार्जशीट ये तो बता देती है कि कत्ल कैसे हुआ, लेकिन जब सोनम और उसका प्रेमी राज दोनों खुद को निर्दोष बताकर एक दूसरे को मास्टरमाइंड कह रहे हैं, तो ये सोचने पर मजबूर कर देता है कि इस खूनी खेल में असली मोहरा कौन था और असली खिलाड़ी कौन। बहुत गहरा सवाल है। क्या ये केवल एक जबरन शादी से भागने की कोशिश थी, या फिर किसी एक ने दूसरे के अंधे प्यार का इस्तेमाल एक बेहद खौफनाक मोहरे के रूप में किया? इस सवाल का जवाब शायद कोर्टरूम की दीवारों के बीच ही सामने आएगा।